वेलकम बैक। तो अभी हमने कहाँ तक बात कर ली थी? हमने फाउंडेशनल लेवल की जो सर्टिफिकेशन होती है उस पर बात करी थी कि वो किन लोगों के लिए होती है और तो जो है उसके बाद जो है आप क्या क्या काम कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, क्लाउड प्रैक्टिशनर का जो पेपर होता है वो होता है जो नॉन आईटी प्रोफेशनल होते हैं, जैसे टेक्निकल सेल्स के लोग, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, यानी कि वो लोग जिनका डे टू डे इस आईटी के साथ इस तरह मामला नहीं होते, यानी कि डेवलपमेंट के या इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के, उनके लिए होते हैं। या फिर तीसरे वो कैटेगरी के लोग होते हैं जो बिल्कुल बिगनर लेवल पर होते हैं, अभी बिल्कुल क्लाउड कंप्यूटिंग स्टार्ट कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस पेपर को अटेंड करते हैं। ओके, तो सेकंड जो इसमें जो लेवल आता है वो आता है एसोसिएट लेवल। इसमें 3 तरह के पेपर होते हैं। एक आर्किटेक्चर का पेपर होता है जो कि सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट कहलाते हैं, और एक ऑपरेशन और दूसरा डेवलपर एसोसिएट का होता है, यानी कि सिर्फ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर होता है एसोसिएट एंड डेवलपर एसोसिएट। तीनों पेपरों में खासा फर्क है, यानी कि डेवलपर और ऑपरेशन ये जो दो पेपर हैं ये डेवऑप्स की फील्ड को टच करते हैं, यानी कि वो सर्विसेज जो AWS की डेवलपर से मुतालिक होती हैं या ऑपरेशन से मुतालिक होती हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल, यानी कि डेवलपर वाली जो सर्विसेज होती हैं उसमें आपकी आ गई SNS आ गया, SQS आ गया, सिंपल की सर्विस वगैरह वगैरह। इस टाइप की जो सर्विसेज होती हैं वो आमतौर पर डेवलपर यूज़ करते हैं, लेकिन बहरहाल उसको हम इन दो सर्विसेज पे नहीं कर सकते। मैंने जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर बात करी है कि ऐसी सर्विसेज जो होती हैं वो आमतौर पर डेवलपर यूज़ करते हैं। अगर हम समझना चाहें ये तीनों जो पेपर होते हैं, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, एसोसिएट, ऑपरेशन और डेवलपर, इन तीनों पेपर के अंदर तमाम सर्विसेज एक दूसरे में मिलती हैं, यानी कि ईसी टू इंस्टेंस सॉल्यूशन, सॉरी ईसी टू इंस्टेंस जो है वो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का पार्ट भी होगा, ऑपरेशन का पार्ट भी होगा, डेवलपर का पार्ट भी होगा। इसी तरह लैम्डा जो है जो कि प्योर डेवलपर ओरिएंटेड सर्विस है, इसका कुछ पार्ट सॉल्यूशन आर्किटेक्ट में भी आएगा और डेवलपर में भी आएगा। यानी कि ये जो तीन जो पेपर हैं एसोसिएट लेवल के, ये तीनों पेपरों की सर्विस आपस में मिंगल होती हैं, आपस में जो मिक्स होती हैं। यानी कि ये नहीं कह सकते कि आपके सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की सर्विस टोटली अलग होंगी, सिर्फ आपकी टोटली अलग होंगी। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर सिर्फ आपके पेपर के अंदर जो है वो क्लाउड वॉच के क्वेश्चन भी आते हैं, इसी तरह सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के अंदर भी कुछ क्वेश्चन क्लाउड वॉच के आते हैं। तो आपस में तमाम जो यानी कि तीनों पेपरों का आपस में जो है काफ़ी लिंक बनता है। तो ये जो पेपर होते हैं वो आमतौर पर प्रोफेशनल्स के लिए होते हैं, जैसे कि जो अभी आईटी में इसका काम कर रहे हो। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ भी है कि 1 ईयर एक्सपीरियंस जो है वो रिक्वायर्ड होता है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। 1 ईयर एक्सपीरियंस इसमें मैंडेटरी नहीं है, ये एक रिकमेंडेशन है AWS की तरफ से कि आप इतना एक्सपीरियंस करे हुए हों जब आप ये पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आ रहे हैं इन सर्विसेज के ऊपर। फिर अब हम चलते हैं प्रोफेशनल के ऊपर। प्रोफेशनल डे, यानी कि आप देखेंगे कि सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का जो पेपर है उसके बाद सॉल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल का पेपर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर डेवलपर और ऑपरेशंस में जाकर डेवऑप्स इंजीनियर प्रोफेशनल का पेपर आ रहा है। यानी कि ये जो पेपर है डेवलपर और सिर्फ ऑपरेशंस का, ये प्रोफेशनल में जाके मिल जाता है, यानी कि ये एक पेपर बन जाता है और इसमें मजीद सर्विसेज ऐड हो जाती हैं जो कि डेवऑप्स से रिलेटेड होती हैं, यानी कि CI/CD पाइपलाइन वगैरह इस टाइप की जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो यहाँ पे यूज़ होती हैं। और भी बहुत सी सर्विसेज हैं, ये जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको ये बात बताई है। अच्छा, तो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल में क्या सीन होता है भाई? उसमें मामला ये होता है कि आपका जो एसोसिएट लेवल में जो चीज़ें आपने पढ़ी होती हैं वही चीज़ें इन्हांस हो जाती हैं, यानी कि उसकी ज़्यादा थ्योरी आ जाती है, ज़्यादा डेप्थ आती है। राइट? इसीलिए AWS प्रेफर करता है कि आप कम से कम इन सर्विसेज के ऊपर आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो, तो जब आप प्रोफेशनल की तरफ जाएँ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ आप सबको कि AWS का कोई भी पेपर आप कभी भी दे सकते हैं। पहले आज से 1 साल पहले तक ये क्या कहना चाहिए कि एक शर्त थी AWS की तरफ से कि अगर आपने AWS प्रोफेशनल बनना है तो आपने सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट देना होगा। लेकिन अब ये जो शर्त है वो अब ख़त्म कर दी गई है। अब आप डायरेक्ट चाहें तो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल दे लें, क्योंकि ये इन्होंने इसलिए ये रूल ख़त्म किया कि बाज़ प्रोफेशनल ऐसे होते हैं जो 5-5, 10-10 साल या 6-6 साल से एक ही फील्ड में काम कर रहे होते हैं, तो वो इसमें काबिल हो जाते हैं कि वो डायरेक्ट प्रोफेशनल का पेपर दे सकते हैं। तो क्या ज़रूरत है कि वो पहले आएँ, वो एसोसिएट दें एंड देन प्रोफेशनल दें। तो उन लोगों के लिए इन्होंने एक आसानी कर दी कि कोई भी प्रोफेशनल जब चाहे कोई सा भी पेपर दे दे।
यानी कि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप पहले क्लाउड प्रैक्टिशनर का देंगे, फिर आप एसोसिएट देंगे, देन आप प्रोफेशनल देंगे। अगर आप समझते हैं आप इस काबिल हैं, आपके पास इतनी नॉलेज है, आपका इतना हैंड ऑन और इतना एक्सपीरियंस है, तो आप डायरेक्ट प्रोफेशनल का पेपर भी दे सकते हैं। चौथी कैटेगरी जो यहाँ पर है वो स्पेशलिटी एग्जाम्स की है। स्पेशलिटी एग्जाम उन खास लोगों के लिए है कि वो जो उस खास डोमेन के अंदर काम कर रहे हैं। जैसे कि कोई शख्स नेटवर्किंग का बहुत माहिर है और AWS के अंदर आके भी वो नेटवर्किंग का डोमेन ही देख रहा है और उससे रिलेटेड सर्विसेज ही यूज़ कर रहा है, तो उनके लिए उन्होंने एक स्पेशलिटी का एग्ज़ाम बनाया है कि वो डायरेक्ट वो पेपर दे सकते हैं। यानी कि या ज़रूरी नहीं है कि वो इसी डोमेन में वो जॉब कराओ। कोई शख्स अगर इस डोमेन में एक्सेल करना चाह रहा है, जैसे सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट है कोई शख्स, लेकिन वो चाहता है कि मैं एक ख़ास डोमेन में अपने आप को एक्सेल कर लूँ AWS के, लाइक सिक्योरिटी, एडवांस नेटवर्किंग, मशीन लर्निंग, किसी भी खास एक डोमेन के अंदर, तो वो भी ये पेपर दे सकता है। लेकिन इसका जो मेन पर्पज़ है इन पेपर का वो उन्हीं लोगों के लिए है जो इस खास डोमेन में जॉब कर रहे हो या उनका बैकग्राउंड इन डोमेन में से किसी एक डोमेन में मिल रहा हो। तो ये बेसिकली एक हाई लेवल ओवरव्यू था AWS की सर्टिफिकेशंस का, जिसमें फाउंडेशनल, एसोसिएट, प्रोफेशनल और स्पेशलिटी एग्जाम्स को हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश करी, थोड़ा सा कंटेंट समझने की कोशिश करी कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं और कौन लोग कौन से पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। ओके, अब हम कुछ बात करते हैं सर्टिफिकेशन कॉस्ट के ऊपर। जो फंडामेंटल लेवल का जो एग्ज़ाम है क्लाउड प्रैक्टिशनर का, उसकी जो कॉस्ट है वो $100 है, राइट। और एसोसिएट लेवल के तीनों जो एग्ज़ाम्स हैं, यानी कि पर एग्ज़ाम जो अगर आप अटैम्प्ट करते हैं उसकी पर एग्ज़ाम जो कॉस्ट आती है वो $150 आएगी। इसी तरह प्रोफेशनल लेवल के जो दो एग्ज़ाम्स हैं उनमें पर एग्ज़ाम जो कॉस्ट होगी $300 होगी, और तमाम स्पेशलिटी के जो लेवल के एग्ज़ाम है वो भी $300 के ही होंगे। ओके, अब ज़रा थोड़ी सी टेक्निकल डिस्कशन करते हैं कि AWS का जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसके फुटप्रिंट हैं, वो किस तरह है, वो काम किस तरह करता है। वो अपने आप अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो जो डाटा आप UK या USA से देख रहे हैं वो किस तरह वर्क कर रहा है, किस तरह वो ज्वाइन है चीज़ें आपस में और वर्किंग किस तरह हो रही है। अब हम इसकी बात करते हैं। AWS के जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें ये चार चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एक AWS के रीजन, एक उसके अवेलेबिलिटी जोन, एज लोकेशन और रीजनल एज कैशे। अब हम रीजन्स को समझते हैं कि AWS के रीजन्स बेसिकली होते क्या हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए इतना ध्यान में रखते हैं कि AWS का जो रीजन होता है वो एक जोग्राफिकल एरिया होता है। कोई भी एरिया, कोई भी इलाका हो सकता है, वो AWS का बेसिकली रीजन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल AWS का जैसे एक रीजन है मुंबई, इंडिया में, राइट। अब यहाँ पर ये होता है कि जो रीजन्स होते हैं ना उसके अंदर मुख्तलिफ अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं, यानी कि मुख्तलिफ डाटा सेंटर्स होते हैं। यानी कि एक रीजन जो होता है उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा अवेलेबिलिटी जोन्स, या आम अल्फाजों में मैं कहूँगा कि डाटा सेंटर्स मौजूद होते हैं, सही समझने के लिए। अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा डाटा सेंटर कौन से रीजन में है, तो वो नॉर्थ वर्जीनिया है, जिसमें अभी तक तकरीबन 6 के करीब डाटा सेंटर्स मौजूद हैं। ये सबसे पहला इनका रीजन था, नॉर्थ वर्जीनिया। और इसमें सबसे ज़्यादा डाटा सेंटर हैं और जो भी सर्विस ये लेके आते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, वो सबसे पहले नॉर्थ वर्जीनिया में ही इंट्रोड्यूस होती है। और एज़ कम्पेयर टू और बाकी जो डाटा सेंटर्स हैं, यहाँ पर उसकी कॉस्ट काफ़ी कम होती है, यानी कि एक मिनिमल कॉस्ट के ऊपर या एक नॉर्मल कॉस्ट के ऊपर चीज़ें होती हैं। अच्छा, AWS के जो रीजन होते हैं उनमें एक खूबी ये होती है कि कुछ सर्विसेज जो होती हैं वो रीजनल वाइज होती हैं। जैसे कि बाज़ सर्विसेज ऐसी होंगी जो कि UK के रीजन में होंगी या नॉर्थ वर्जीनिया के रीजन में तो होंगी, लेकिन UK के रीजन में नहीं होंगी। तमाम सर्विसेज नहीं, लेकिन कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो कि किसी डेटा सेंटर में मौजूद होती हैं या और बाकी में नहीं होती। नॉर्थ वर्जीनिया एक ऐसा डेटा सेंटर है जहाँ पे आपको तकरीबन तमाम सर्विसेज, यानी कि सॉरी डेटा सेंटर नहीं, एक ऐसा रीजन है जहाँ पे आपको तमाम सर्विसेज इनकी मिलेंगी, सही। और बाकी जैसे कि बहरीन हो गया या UAE का डेटा सेंटर हो गया या मुंबई हो गया या UK हो गया, यहाँ पे कॉस्ट का भी फ़र्क होता है। यानी कि जो कॉस्ट आपको वहाँ नॉर्थ वर्जीनिया में मिलेगी वो आपको बहरीन में नहीं मिलेगी। बहरीन आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा, या UAE का डेटा सेंटर आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा एज कम्पेयर टू नॉर्थ वर्जीनिया। ओके, अब हम कुछ बात करते हैं अवेलेबिलिटी जोन्स क्या होते हैं। अच्छा, अवेलेबिलिटी जोन्स जो होते हैं बेसिकली वो एक या एक से ज़्यादा डाटा सेंटर के ऊपर
जो है कंप्राइज होते हैं। यानी कि हर रीजन के अंदर जो है वो मुख्तलिफ यानी कि एक से ज़्यादा अवेलेबिलिटी जोन होते हैं। जैसे मैं पीछे ये बात बता चुका हूँ कि हर रीजन के अंदर 2 होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक अवेलेबिलिटी जोन हो, ये पॉसिबल नहीं है। 2 होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे। बाकी हाँ अलबत्ता कुछ एजीज जो हैं वो AWS ने गवर्नमेंट्स के लिए बनाए हुए हैं, जैसे कि वो ख़ास हैं यूएस के लिए, यूएस गवर्नमेंट के लिए, यूके गवर्नमेंट के लिए। उससे आम यूज़र को एक्सेस भी नहीं होता। वो यूएस या यूके की गवर्नमेंट ही उससे एक्सेस कर रही होते हैं। तो वो उन रीजन की हम बात नहीं करें, वो हमारे स्कोप से भी बेसिकली बाहर है, ना हमारे एग्जाम का पार्ट है ना हमारे कोर्स का पार्ट है। और AWS उसके बारे में ज़्यादा मालूमात देता भी नहीं है। तो हम कहाँ रहते हैं भाई, ईच रीजन हैज़ मैनी अवेलेबिलिटी जोन। जैसे कि मैंने पहले बताया कि नॉर्थ वर्जीनिया में 6 के करीब अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, और टोटल अवेलेबिलिटी जोन्स अगर बात की जाए वो 80 हैं, और मज़ीद अभी 10 अवेलेबिलिटी जोन ये इंट्रोड्यूस करने वाले हैं मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर अपने। अच्छा, ये जो एजीज होते हैं वो सेपरेट होते हैं और आइसोलेट होते हैं एक दूसरे के साथ, ताकि हाई अवेलेबिलिटी मेंटेन रहे। जैसे कि बिल फर्स्ट मैंने एक अपना डाटा या अपनी एक मशीन प्रोविजन करी है वहाँ पर यूएसए के नॉर्थ वर्जीनिया में। तो वो क्या करेगा कि उसकी कॉपी 6 से रीजन में बना देगा। इन द केस अगर अर्थक्वेक आ जाता है, अल्लाह ना करे, तो सैलाब आ जाता है, कोई पावर शट डाउन हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, कोई एक एजी अगर डाउन हो जाता है तो वो मेरा डाटा दूसरे एजी से रिट्रीव करके दे देगा। दूसरा डाउन हो जाता है तो तीसरे से रिट्रीव करके दे देगा। यानी कि इस तरीके से वो एक हाई अवेलेबिलिटी जो है वो मेंटेन करके रखते हैं अपने जो रीजन होते हैं उसके अंदर। तो एजी का बेसिक मकसद, अवेलेबिलिटी जोन का बेसिक मकसद ये होता है कि वो डेटा सेंटर्स होते हैं, उनके अंदर आपका डाटा होता है और दूसरे डाटा सेंटर के अंदर वही डाटा आपका रेप्लिकेट हुआ होता है। अगर इन केस एक डाटा सेंटर डाउन हो जाए तो दूसरे डाटा सेंटर से आपका डाटा जो है वो रिट्रीव हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। एज लोकेशन, अच्छा ये किस तरह वर्क करती हैं। फॉर एग्जांपल ये कुछ टेक्निकल टर्म्स मैं यहाँ यूज़ करूँगा, आप लोगों ने सुनी बहुत से लोगों ने शायद सुनी भी हों, बहुत से लोगों ने ना सुनी हो। बहरहाल हम आगे चल के इन सब चीज़ों को डिफाइन करेंगे, बताएंगे। जो भी AWS में अगर बिल फर्स्ट मैंने कोई वेबसाइट होस्ट करी यूएसए के नॉर्थ वर्जीनिया में, अब मेरा जो एंड यूज़र है वो बैठा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, तो किस तरीके से उस तक डाटा पहुँचे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेटेंसी आएगी, काफ़ी इशू आएगा कि भाई यानी कि अगर वो रिट्रीव करता है वहाँ से डाटा क्लिक करता है तो उसको काफ़ी टाइम लगेगा उस पेज को लोड होने में। अब मेरी ई-कॉमर्स वेबसाइट है, मुझे डे टू डे बेसिस पे जो है वो सेल हो रही है पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर कहीं पे भी, लेकिन मेरी टारगेट ऑडियंस इसमें पाकिस्तान में भी मौजूद है। तो मैं किस तरीके से डाटा उन तक पहुँचाऊँगा। तो यहाँ पर जो है AWS से मुख्तलिफ जो है वो सोल्यूशन प्रोवाइड करें में। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के इन्वायरमेंट में, तो इस वक्त पाकिस्तान में AWS का कोई डाटा सेंटर मौजूद नहीं है। नियरेस्ट जो सबसे ज़्यादा करीब हमारा एक डाटा सेंटर यहाँ पड़ता है वो मुंबई में, लेकिन उसमें भी लेटेंसी के इशू आते हैं, क्योंकि उनका जो सर्विस प्रोवाइडर है या ISP का जो मामला होते हैं वो उनके डिफरेंट है, हमारे डिफरेंट है। जो हमारा जो नेट आता है वो फ्रैंकफर्ट साइड से आता है, यानी कि जो नेट हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, जो वायर्स वगैरह जो समंदर से हम आ रहे हैं, जो आप लोग सुनते भी होंगे, तो वो सब चीज़ें जो है वो हमारे अलग एरिया से आ रही होती है, तो हमें लेटेंसी का इशू यहाँ से भी आता है। तो उस लेटेंसी के इशू को कवर किस तरह किया जा सकता है, वो एज लोकेशन और एज कैचेज जो हैं वो हेल्प करते हैं। होता क्या है कि अगर मेरी वेबसाइट S3 बकेट पे होस्ट हुई हुई है नॉर्थ वर्जीनिया के रीजन पे, और मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पाकिस्तान में, मैंने हिट किया वेबसाइट को, तो वो क्या करेगी कि जो डाटा होगा ना वो सारा का सारा उठाकर पहले रीजनल एज कैशे में लेके आएगा और देन एज लोकेशन में लाएगा, और देन यहाँ पे एज लोकेशन या एज कैशेज जो हैं वो बेसिकली छोटे सर्वर्स होते हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने लगाए हुए होते हैं, कि अगर यहाँ पे बैठा हुआ यूज़र अगर हिट करता है तो वहाँ उसको डाटा वहाँ से मिल जाए। इनकी एक ख़ास लिमिट होती है डाटा को रखने की। जैसे अगर मैं बात करता हूँ www.omnicloud.omniacademy.com मैं विजिट करता हूँ, बेशक अब हम एक अज्यूम करते हैं कि वो इस वक्त S3 बकेट पे इंस्टॉल हुई है या किसी भी सर्विस पे EC2 वगैरह पे या नॉर्थ वर्जिया रीजन में वो उस वक्त इंस्टॉल हुई है, चल रही है। अब मैंने वहाँ पे हिट किया, एंटर किया, अगर 24 घंटे के अंदर मैंने एंटर किया है तो मुझे डाटा एजुकेशन के एज कैसे से मिल जाएगा इजीली। अगर 24 आवर्स गुजर गए तो फिर वो जो डाटा होगा वो वापस ओरिजिन से आएगा, देन एज कैशे में जाएगा, देन एजुकेशन में आएगा। अगर 24 आवर्स का टाइम हुआ हुआ है
और मैं यानी कि टाइम नहीं गुजरा है, तो मैं अगर उस वेबसाइट को दोबारा एक्सेस करता हूँ तो वो मुझे डायरेक्ट एज लोकेशन या एज कैशे से ईजिली मिल जाएगी और ईजिली एक्सेसिबल होगी मेरे लिए। इस तरीके से AWS की जो एज लोकेशंस होती हैं या AWS का जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो उससे वर्क कर रहा होता है रीजन्स के साथ, एजीज के साथ, एज लोकेशन और एज कैशेज के साथ। एंड यूज़र तक वो अपना डाटा इस तरीके से पहुँचाता है। ओके, तो अभी थोड़ी बात करते हैं AWS की प्राइसिंग के ऊपर। कोई भी क्लाउड हो, चाहे वो AWS हो, एज्योर हो, GCP हो, अलीबाबा हो, जो उनका प्राइसिंग मॉडल होता है सर्विसेज को यूज़ करने का, वो 3 ही चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक कंप्यूट बेस्ड रिसोर्सेज और स्टोरेज बेस्ड और डाटा ट्रांसफ़र आउट, यानी कि जो डाटा आपके क्लाउड से बाहर जा रहा है। सही है। कंप्यूट में आपकी बहुत सी सर्विसेज आती हैं जो बार बार मैं EC2 इंस्टेंस को यूज़ कर रहा हूँ, एक सर्वर की बात कर रहा हूँ। कोई भी कंप्यूटेशनल वर्क आप यहाँ करेंगे, यानी कि कोई सर्वर प्रोविजन करते हैं या कोई ऐसी सर्विस यूज़ करते हैं या जिससे कंप्यूटेशन यूज़ हो रही है, तो उसके प्राइस आपको पे करना है। राइट। कोई भी स्टोरेज हो, चाहे वो ब्लॉक लेवल की स्टोरेज हो या इनकी जो ऑब्जेक्ट लेवल की स्टोरेज है एक्चुअली वो हो, कोई भी स्टोरेज हो आप यूज़ कर रहे हैं, आपको उसके स्टोरेज के चार्जेस पे करने हैं हर हाल में। ये डिपेंड करता है आवरली हो, मंथली हो, जो भी हो, वो क्लाउड वेंडर के ऊपर डिपेंड करता है। डेटा ट्रांसफ़र आउट, मेरा डाटा रखा हुआ है AWS में। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ। AWS में जब आप डाटा डाल रहे होते हैं ना, जब डाटा जा रहा होता है किसी भी मीन के थ्रू या आप माइग्रेशन कर रहे हैं, तो आप एक माइग्रेशन सर्विस को यूज़ करते हुए डाटा अपना लेके जा रहे हैं, तो वो जो सर्विस होती है वो फ्री होती है। और ये सिर्फ AWS में नहीं है, तकरीबन तमाम क्लाउड्स के अंदर है कि वो जब डाटा ले रहे होते हैं आपसे, तो वो बिल्कुल फ्री रखते हैं इसे कि भाई आप डाटा अपना यहाँ पे स्टोर कर दें, तो कोई चार्जेस नहीं होते। इवन जिस सर्विस को यूज़ करते हुए वो डाटा वहाँ पे जा रहा होता है उसके भी वो चार्जेस नहीं ले रहे होते, वो भी फ्री होता है। लेकिन जब डाटा स्टोर हो जाता है तो स्टोर होने के चार्जेस और उस डाटा को जितनी बार आप रिट्रीव करते हैं उसके चार्जेस आपको पे करने होते हैं। तो AWS की प्राइसिंग मॉडल में बेसिकली ये 3 चीज़ होती हैं। कंप्यूटेशनल कोई भी वर्क आप करेंगे, चाहे वो सर्वर प्रोविजन करें या आप कोई भी ऐसी सर्विस यूज़ करें जिसमें कंप्यूट यूज़ हो रही है, तो आपको उसके चार्जेस देने हैं। स्टोरेज डाटा आपका जो वहाँ पे रखा हुआ है उसके चार्जेस आपने देने हैं। जो डाटा आप रिट्रीव कर रहे हैं उसके चार्जेस आपने देने हैं। तो अभी हम थोड़ा सा अकाउंट कवर कर लेते हैं कि AWS दिखता कैसा है भाई, और उसकी सर्विसेज कैसी होती हैं, रीजन्स क्या होते हैं, एजीज कहाँ होते हैं, ये सब चीज़ें अभी हम इसमें देखते हैं। तो मैं जो है अपनी ब्राउज़र पे मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपके लिए जो है वो अपना अकाउंट खोल कर रखा हुआ था ताकि मैं आपको ये दिखा सकूँ। अच्छा, AWS में जो होता है ये सब आपको जो सर्विसेज नज़र आ रही हैं, ऑल सर्विसेज के टाइप के अंदर कंप्यूट, क्वांटम टेक्नोलॉजीज, सिक्योरिटी, आइडेंटिटी, कंटेनर्स, स्टोरेज वगैरह वगैरह, ये तमाम सर्विसेज और तमाम सॉल्यूशन जो है AWS आपको प्रोवाइड करता है। सही है। जिसमें अगर बिलफर्ज आपको अगर कंप्यूटर सर्विसेज यूज़ करनी है, कोई अपना सर्वर बनाना है, तो आप यहाँ पर आएंगे EC2 इंस्टेंस में, सिंपली क्लिक करेंगे तो खोलेंगे। यानी कि यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि मैं अभी कोई मशीन वगैरह बना के नहीं दिखाऊंगा आपको, बस मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये काम किस तरह करता है, किस तरह चलता है। अगर बिलफर्ज यहाँ पे आपके कुछ इंस्टेंसेस वगैरह होंगे तो वो आपको यहाँ पे लाइन से नज़र आ रहे होंगे, यानी कि जितने भी मशीन आपकी चल रही होंगी वो आपको यहाँ नज़र आ रही होंगी। इस तरह होता है। अच्छा, तो इसके पहले पेज को अभी हम ज़रा सही से देखते हैं। अच्छा, सर्विसेज को आप यहाँ से भी देख सकते हैं, और जो रिसेंट सर्विस आपने विजिट करी होती है ना, वो इस टैब के नीचे आ जाती है, रिसेंट विजिट सर्विसेज। जैसे कि मैं मिसाल के तौर पे S3 में जाता हूँ फॉर एग्जांपल। यहाँ पे मैंने S3 को ओपन किया। ये सिंपल स्टोरेज सर्विस है। ये बिल्कुल वैसी है जैसे गूगल ड्राइव होती है, यानी कि आप जो भी डाटा होता है आप इसको यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इंस्टॉलेशन वगैरह यहाँ पे नहीं कर सकते। देखिए मैंने यहाँ पे पेज जो है रिफ्रेश किया, और रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि S3 यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, यानी कि जो भी सर्विस मैं रिसेंटली विजिट करूँगा वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी। सही है। अच्छा, सर्विसेज को आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये रही रिसेंटली विजिटेड सर्विसेज। फेवरेट में आप अपनी कुछ सर्विसेज को यहाँ पे रख सकते हैं, डाल सकते हैं, और तमाम सर्विसेज आपको वैसे भी यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं सर्विसेज को। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं सर्च करता हूँ लैम्डा,
तो यहाँ पे देखिए लैम्डा की जो सर्विस है वो आ गई। मैं यहाँ से इस तरह क्लिक करके भी आ सकता हूँ। ज़ाहिर बात है 165 जो है सर्विसेज हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आप एक एक करके नीचे देखें। जो सर्विस आपको रिक्वायर होती है आप वहाँ पर सर्च करके भी उस पर क्लिक कर सकते हैं और जा सकते हैं। ठीक है, ये आपको आपके अकाउंट की डिटेल देगा। जैसे अगर आपको अपना बिलिंग वगैरह चेक करनी है, आपका क्या यूसेज हो चुका है, आपने कौन सी सर्विस यूज़ करी है, तो आप यहाँ पे बिलिंग के टैब में जाके देख सकते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा टाइम ले रहा है। ओके ओके, हाँ। तो ये बेसिकली मुझे बता रहा है कि मैंने अभी कोई भी यहाँ पे रिसोर्स यूज़ करी होगी इन दिनों में, तो उसका जो मेरा जो बिल अभी जो करंट बना हुआ है वो $0.05 बना हुआ है। सही, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है। अब ये बता रहा है कि मैंने कौन सी सर्विस यूज़ करी थी जिसकी वजह से ये बिल बना। तो मैंने EC2 इंस्टेंस यूज़ किया था, जो जिसका बिल जो है यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया है। तो ये इस तरीके से बेसिकली ये वर्क करता है। और ये मंथली बेसिस पे जो है आपको एक वाउचर अपना सेंड कर देता है। आपका कार्ड लगा हुआ होता है और वो पैसे आपके डिडक्ट हो जाते हैं। समझिए, सही। अच्छा, अभी यहाँ पे हम एक चीज़ समझ लेते हैं, कुछ सर्विसेज। हाँ सॉरी, पहले सर्विसेज पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा ये बता दूँ, ये जो होते हैं ये रीजन, ये सारे रीजन हैं। ठीक है, जिसमें आपको नॉर्थ वर्जीनिया में मैं भी मौजूद हूँ, ये नज़र आ रहा है। ओहायो है, कैलिफोर्निया है, कैपटाउन है, और नीचे आप जाते हैं बहरेन है, यूरोप के रीजन्स हैं। तो ये सारे के सारे रीजन्स हैं। अगर आप बिल पर आपका कोई यूज़र सिडनी में रहता है, या आपका कस्टमर सिडनी में रहता है और कहता है मुझे सिडनी में मशीन प्रोविजन करनी है आपके अकाउंट पर, या आप उसके अकाउंट पर उसको प्रोविजन करके दे रहे हैं, तो जस्ट आप यहाँ से उस रीजन को सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं कनाडा में, बिल पर मेरा एक कस्टमर कनाडा में रहता है, तो मैंने कनाडा का रीजन सेलेक्ट किया, और अब मैं सिंपली जाके जो भी उसकी सर्विस यहाँ पे रिक्वायर्ड है, जो उसको सर्विस रिक्वायर्ड है, वो मैं यहाँ पे आके बना सकता हूँ। ये पेज लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं इसका। ओपन हो गया। तो देखिए वही सर्विसेज आपको तकरीबन यहाँ नज़र आ रही हैं। EC2 इंस्टेंस आपको दिख रहा है, लाइट सेल, लैम्डा वगैरह वगैरह, वही तमाम सर्विसेज हैं जो आपको नॉर्थ वर्जीनिया में नज़र आएंगी। लेकिन कुछ सर्विसेज ऐसी होंगी जो हर रीजन में मौजूद नहीं होती। ठीक है भाई। अच्छा, एक चीज़ पे अब हम और बात करते हैं। AWS की कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो कि ग्लोबल हैं, और बाज़ सर्विसेज रीजनल हैं। सही है। अब क्या है ग्लोबल, क्या है रीजनल, ये हम इसको प्रैक्टिकली सामने देख लेते हैं। जैसे अगर मैं बिलिंग की बात कर रहा हूँ, मैं बिलिंग का टैब ओपन करता हूँ। आप देखिएगा, एक टैब मैं ओपन करता हूँ IAM का, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट का। ओके, देखें यहाँ पर आपको कोई रीजन नज़र नहीं आएगा। जितने भी रीजन हैं वो सारे के सारे जो है आपको जो है वो आप क्लिक नहीं कर सकते उनके ऊपर, ना उनको उनमें आप स्विच कर सकते हैं। ये जो सर्विसेज होती हैं, जो कि 5-6 ही हैं, जिसमें राउट 53 ये आती है, क्लाउड फ्रंट है, डायरेक्ट कनेक्ट है, थिंग, अमेजोन S3 भी है, और ट्रस्टेड एडवाइज़र वगैरह, ये और बिलिंग आपकी जो होती है, ये जितनी भी सर्विसेज होती हैं ये आपकी ग्लोबल सर्विसेज होती हैं। यानी कि आप किसी भी रीजन में कोई भी मशीन बनाते हैं, कुछ भी काम करते हैं, उसका जो भी बिलिंग होगी वो सब यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी। यहाँ पे बिलिंग जो होगी आपको रीजनल वाइज नज़र नहीं आएगी। यानी कि बिल आपको ऐसे नहीं होगा कि नॉर्थ वर्जीनिया में आपने ये मशीन यूज़ करी थी इसका बिल दे दें, या कनाडा का बिल दे दें, अलग अलग नहीं आएगा। वो यहाँ पर सारा का सारा एक साथ ही बना हुआ है। वो ग्लोबली इसको मैनेज करता है आमल साहब में। फिर हम चलते हैं IAM के ऊपर, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। तो इसके ऊपर इसमें भी जो सर्विसेज होती हैं, वो ये सर्विस जो है वो बेसिकली ये भी ग्लोबल ही सर्विस है। यानी कि AWS की जितनी भी एक्सेस मैनेजमेंट, यूज़र पॉलिसीज, ग्रुप्स वगैरह के जो भी चीज़ें आप मैनेज करेंगे, वो इस IAM के थ्रू मैनेज करेंगे, और ये ग्लोबली मैनेज होता है। यानी कि इस सर्विस को भी आप देखेंगे तो आप यहाँ पर आप किसी रीजन पे सेलेक्ट नहीं कर सकते। इसके बाद अगर हम बात करते हैं EC2 इंस्टेंस की, दोबारा हम इसी में जाते हैं। तो EC2 इंस्टेंस जो है वो रीजनल सर्विस है। यानी कि आप इस सर्विस पर रहते हुए किसी भी रीजन में आप स्विच कर सकते हैं। आप हांगकॉन्ग में स्विच कर सकते हैं,
हांगकांग में मशीन बना सकते हैं, यानी कि हांगकांग के डाटा सेंटर पे बना सकते हैं। इसी तरीके से आप सिडनी में बना सकते हैं, और दीगर जो भी आपकी नीड है उसके मुताबिक आप काम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक ओवरव्यू था AWS का और क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो हम अब यहाँ पर जो है अपनी जो क्लास है उसको एंड करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है जो चीज़ें मैंने बताई समझाई वो आपको समझ में आई होंगी, और आपको इसका फ़ायदा होगा। और ये बेसिकली जो है मुमकिन है कि नेक्स्ट क्लास में हम जो है कुछ सर्विसेज को हम आगे लेके चलें, जैसे कि हम EC2 इंस्टेंस वगैरह पे मशीन प्रोविजन करेंगे, उस पर काम करेंगे, सर्विसेज बनाएंगे। तो अभी हम जो है अपनी क्लास को यहाँ क्लोज़ करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग नेक्स्ट टाइम इसको ज्वाइन करेंगे और इंटरटेन, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह मैंने आपको डिलीवर किया उससे आप काफ़ी इंटरटेन हुए हों, और ना भी हुए हों तो काइंडली मुझे बताएं, अपने फीडबैक में रिव्यूज़ दें, ताकि मैं इसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकूँ। ओके, थैंक यू, अस्सलाम।